बेयर एक्ट के बड़े बड़े क्लोजेस को बिल्कुल छोटा करके लिखा है मैंने। आज है डेट 24 और आज हमने किया है चैप्टर नंबर 4 जो कि बात करता है यूनियन जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 की बात करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, इस्टेब्लिशमेंट एक की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किसकी, सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। तो इसके जो क्लोजेज हैं बहुत ही शॉर्ट कर रखे हैं और ध्यान से देखिएगा कि सबसे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनेगा तो कैसे बनेगा, इसके अंदर क्या कौन कौन होंगे। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल एक इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है एक। और सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन है, इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI तो है ही, इसके अलावा कौन कौन है, पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब बाय लॉ अ लार्ज नंबर ऑफ जजेज है, लार्ज नंबर ऑफ जजेज है। तो इसके अंदर कौन कौन हो गए देखिए, अलग हाईलाइट से हाईलाइट कर देते हैं। CJI तो है प्लस 33 अदर जजेस है, टोटल कितने हो गए 34 जजेस हो गए इसके अंदर। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट का कैसे होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कब करता है, आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन कर देता है, उसके बाद में उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और कितनी एज तक वहाँ रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 65 ईयर्स तक रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोविज़ो में क्या दे रखा है कि जज इन राइटिंग में रिज़ाइन दे सकता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, या फिर उसको रिमूव किया जा सकता है क्लोज 4 के अकॉर्डिंग, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 2A की, जिसके अंदर एज डिटर्मिनेशन, एज बता रखी है कितनी एज होगी, जो हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन होगी वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर का उनको क्या होना चाहिए, कहाँ पे वर्क का होना चाहिए, हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, ठीक है। या फिर एटलीस्ट 10 ईयर का कहाँ होना चाहिए, हाई कोर्ट में एडवोकेट, 5 साल अगर वो जज हैं हाई कोर्ट में, 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट है, या फिर प्रेसिडेंट की ओपिनियन से वो कौन है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, मतलब उनको काफ़ी नॉलेज है उस टाइप से, ठीक है। अब क्लोज 4 में रिमूवल की बात की है कि जजेस को रिमूवल कैसे किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट कभी भी अपनी मर्जी से रिमूव नहीं कर सकता। वो पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में एड्रेस पास होना चाहिए और दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबरशिप की। मेजॉरिटी किसकी होनी चाहिए, टोटल मेंबरशिप की। और साथ ही साथ होना चाहिए कि जो प्रेजेंट है मेंबर्स और वोटिंग मेंबर्स का कम से कम कितना होना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही प्रेसिडेंट रिमूवल ऑर्डर पास करेगा, तब जाके आप जजेस को रिमूव कर सकते हो। तो इसके ग्राउंड्स क्या होंगे, 2 ग्राउंड्स होते हैं जजेस को रिमूव करने के, 2 ग्राउंड्स होते हैं। ग्राउंड्स पहला है मिसबिहेवियर हो गया या फिर इनकैपेसिटी, इन 2 रीज़न से आप जजेस को रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। और फिफ्थ बात करिए रिमूवल की प्रोसीजर क्या होती है, इसके अंदर जैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि मिसबिहेवियर किया है या नहीं किया है, या फिर वो इनकेपेबल है या नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन की जाती है। प्रोसीजर के अंदर इतना ही है। नेक्स्ट बात करता है ओथ की। ओथ किसके अंदर दी गई है, 3rd शेड्यूल 3rd फॉर्म के अकॉर्डिंग की जाती है। ओथ किसके सामने ली जाती है, प्रेसिडेंट के सामने, या फिर प्रेसिडेंट ने किसी पर्सन को अपॉइंट कर रखा उनके सामने ओथ ली जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोज 7 बात करता है सुप्रीम कोर्ट जज रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। इंडिया की किसी भी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जज प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट है केस लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेट वगैरह में पूछा गया है। मैंने इसमें टोटल 4 केस बताए हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट केस जो है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, जो कि 1981 का है। इससे क्या बोला जाता है, क्या बोला गया, इसको फर्स्ट जज केस बोला गया है। दूसरा मैंने लिखा सेकंड जज केस, इस टाइप से मैंने 1 2 4 केस लिखे हैं। तो सबसे फर्स्ट है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस है। इसके अंदर इसे फर्स्ट जज केस बताया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन का मतलब समझाया कि अपॉइंटमेंट में कंसल्टेशन क्यों ज़रूरी है, और उस समय एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा महत्व दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1993 का केस है। इसे सेकंड जज केस बताया गया है। इसमें कोर्ट ने पहले वाले अप्रोच को, पहले जो कंसल्टेशन वाला था ना, पहले वाले अप्रोच को बदलते हुए जुडिशरी या कॉलेजियम को प्राइमेसी दी है
यहीं से कॉलेजियम सिस्टम मजबूत हुआ है, सेकंड जज केस से ही। ये पूछा जाएगा कि कॉलेजियम सिस्टम कब से मजबूत हुआ, तो सेकंड जज केस से। सेकंड जज केस कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तीसरा केस है स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1998। इसे कौन सा बोला गया था? इसे थर्ड जज केस बोला गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की फंक्शनिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को और स्पष्ट कर लिया था। ठीक है, अब केस नंबर 4 इसमें क्या बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2015 का केस है। इसमें NJAC मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन व्यवस्था को जुडिशियल इंडिपेंडेंस और बेसिक स्ट्रक्चर के बेस पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। इसके अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना और कॉलेजियम सिस्टम को तो क्या बोला कि इसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, अब आर्टिकल 124 इसी की बात करता है, NJAC की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC की ही बात करता है ये। तो NJAC में कौन कौन होता है? सबसे पहले 6 लोग होते हैं। कौन कौन से हो गए? CJI हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन बोलेंगे। और नेक्स्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो कि मेंबर होंगे। C यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये भी कौन होंगे? मेंबर होंगे। और D बात करता है 2 डोमिनेंट पर्सन जो कि मेंबर होंगे। और इन डोमिनेंट पर्सन में कौन कौन होंगे? डोमिनेंट पर्सन में कौन कौन आएंगे कि 1 पर्सन ST SC OBC या फिर माइनॉरिटी या वुमेन, इन सब में से कोई होगा। और एक को कमेटी खुद नॉमिनेट करती है। ठीक है, एक तो इन सब में से हो जाएगा और एक को कमेटी खुद नॉमिनेट करती है। और कमेटी में कौन कौन आ जाएगा? कमेटी में कौन कौन आ जाएगा? PM आ जाएगा, CJI आ जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाएगा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, अपोजिशन का लीडर आ जाएगा लोकसभा में। ठीक है, तो NJAC को 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि अपन ने इस केस में पढ़ा था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, तो ये 2015 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसको आप अलग से हाईलाइट करके लिख सकते हैं कि कब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब डिक्लेयर किया गया? 2015 में किया गया था। के बाद बात करते हैं आर्टिकल 124B की। 124B बात करता है फंक्शंस ऑफ कमीशन, कमीशंस के क्या क्या फंक्शन होंगे। तो सबसे फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करेगा, और सेकंड है हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को देखेगा, और C बात करता है रिकमेंडेड करेगा इज ऑफ एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी को। ठीक है, और 124C बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, पार्लियामेंट की पावर लॉ बनाने की। पार्लियामेंट बाय लॉ अपॉइंट किसको करेगा? पार्लियामेंट CJI को अपॉइंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस को करेगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को करेगा और हाई कोर्ट के अदर जजेस को। CJI सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस, हाई कोर्ट के अदर जजेस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा। और कमीशन को पावर देनी होगी, इन सबको क्या पावर देनी होगी कि फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है, अपॉइंट के लिए पर्सन का सिलेक्शन कैसे करना है और अदर मैटर्स पे। ठीक है, आर्टिकल 125 सैलरीज की बात करता है कि सैलरी का क्या होगा? पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी, नहीं बनाती है तब तक सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक है, सैलरी। और अपॉइंटमेंट के बाद जजेस के अपॉइंटमेंट हो गया एक बार अपॉइंटमेंट, तो उनके अलाउंसेस, लीव, पेंशन, इन सबको आप कम नहीं कर सकते हो डिसएडवांटेज को देख के। आर्टिकल 126 कर रहा है एक्टिंग कर रहा है चीफ जस्टिस की, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। वर्ड से पता चल रहा है, एक्टिंग वर्ड से याद रख सकते हो कि चीफ जस्टिस की एक्टिंग कर रहा है। जो CJI है ना, वो वैकेंट है उसकी पोस्ट, या फिर वो एब्सेंस है, ठीक है, या फिर अनेबल है काम करने से, तो उसकी ड्यूटीज़ को प्रेसिडेंट तो कौन करेगा? देन प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के किसी अदर जजेस को कि वह एक्टिंग करे चीफ जस्टिस के रूप में और चीफ जस्टिस की ड्यूटी को परफॉर्म करे। ठीक है, 127 बात करता है एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस मतलब ये कोई परमानेंट जज तो होते नहीं है, तो एडहॉक जजेस का पढ़ते हैं। क्लोज 1 बात करता है सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस की कमी है, कॉलेजियम नहीं है, ठीक है, मतलब क्वारम पूरा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी है, तो CJI प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट से हाई कोर्ट का ऐसा जज जो क्वालिफाइड फॉर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है तो उसे बुलाएगा। यह ओनली टेम्पररी रिक्वायरमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठता है, क्योंकि वहाँ पे कम थे इसलिए हाई कोर्ट के जजेस को बुला दिया गया वहाँ पे, इसलिए अपॉइंट करेंगे एडहॉक जजेस को, इसलिए उनको एडहॉक जजेस बोला जाता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 128 की। 128 में है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जो जज रिटायर्ड हो चुके हैं उनको वापस सुप्रीम कोर्ट में बिठाना, क्योंकि वहाँ पे कमी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट से रिटायर्ड जज की खुद की कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, ऑन कंसेंट होनी चाहिए खुद की, सुप्रीम कोर्ट में बैठकर काम कर सकते हैं। जो
पहले इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है या फिर फेडरल कोर्ट का जज रह चुका है या ऐसा हाई कोर्ट जज रह चुका है जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 129 बात करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। ये इसका टाइटल बहुत पूछा जाता है कि आर्टिकल 129 किसकी बात करता है, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऐसी कोर्ट जिसके जजमेंट और प्रोसीडिंग्स परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और उन रिकॉर्ड को एविडेंस के रूप में माना जाता है तथा ऑर्डिनरीली उनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर इसमें दी गई है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 131। आर्टिकल 130 बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सीट का है दिल्ली में, लेकिन अगर सीजीआई प्रेसिडेंट की अप्रूवल से इंडिया के किसी भी अदर प्लेस पे सुप्रीम कोर्ट को एक बार अपॉइंट कर सकता है, लेकिन अप्रूवल होना ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। इसका मतलब है कि कुछ विशेष डिस्प्यूट्स जो होते हैं ना, जो केस कुछ, उसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, हाई कोर्ट नहीं जाओगे, बिना उसके जा सकते हो। ठीक है, पर ये डिस्प्यूट्स कौन कौन से होंगे, चलिए देखते हैं। ये डिस्प्यूट्स 3 टाइप के दे रखे हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वन और मोर स्टेट हो गया, गवर्नमेंट इंडिया प्लस वन और मोर ऑफ स्टेट हो गया, लेकिन उनका किसी और के साथ में हो गया, और 2 और मोर स्टेट्स के बीच में। बिल्कुल मैंने शॉर्ट करके बताया है, समझने में बहुत इजी है, इनके बीच में। लेकिन ये डिस्प्यूट्स में किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट का एविडेंस होना चाहिए जिस पर लीगल राइट का एग्जिस्टेंस या एक्सटेंड डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दे रखा है कि डिस्प्यूट में इंक्लूड क्या क्या नहीं करेंगे, ट्रीटी, एग्रीमेंट, ठीक है, कोवेनेंट, इंगेजमेंट, सनद एंड अदर सिमिलर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्प्यूट्स में ऐड नहीं करेंगे। आर्टिकल 131A रिपील्ड हो चुका है, और कब रिपील्ड हुआ, 43rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977 में। इतना ही पूछा जाएगा इसमें कि कब रिपील्ड हुआ है। आर्टिकल 132 बात करता है अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। कौन कौन से केसेस हैं वो, 3 क्लोजेस दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट है, अगर किसी हाई कोर्ट के जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से जुड़ा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, और सेकंड तो रिपील हो चुका है। और थर्ड बात करता है हाई कोर्ट को सर्टिफिकेट देना होगा कि फिर उस सर्टिफिकेट को उस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। वो सर्टिफिकेट देगा कि भाई हाँ ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो उससे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, अब 133 बात करता है अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। अब बात करते हैं सिविल मैटर्स की। सिविल मैटर्स में क्या है कि हाई कोर्ट के जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी होगी जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा 134A के अकॉर्डिंग, जैसा हमने अभी पढ़ा कि उसमें सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस का होगा, और बी होता है उस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाना नेसेसरी, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप जा सकते हो वहाँ पे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 132 सब क्लोज 1, 133 सब क्लोज 1 के सर्टिफिकेट का प्रोविज़न भी इसके अंदर दे रखा है। और थर्ड है फाइनली डिसाइड्स अपेलेंट्स केस, इसके अंदर डिसाइड होना ज़रूरी है अपेलेंट का केस। अब आर्टिकल 134 किसकी बात कर रहा है, अपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स की। क्रिमिनल मैटर्स में क्या होगा, इसमें 2 क्लोजेस दे रखे हैं। क्लोज 1 बात करता है हाई कोर्ट के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में दिए गए जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस से सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी इन 3 कंडीशन में। 3 कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला, जैसे फर्स्ट है जो पर्सन था उसको क्या कर दिया था, एक्विटल कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर क्या कर दिया, उसको कन्विक्ट कर दिया, और कन्विक्ट करके डेथ सेंटेंस दे दिया, तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट जो थी ना, उसका केस हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, और फिर हाई कोर्ट ने खुद ने ट्रायल किया और फिर उसको क्या कर दिया, कन्विक्ट कर दिया पर्सन को और डेथ सेंटेंस दे दिया। और थर्ड है हाई कोर्ट ने आर्टिकल 134A के तहत खुद सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो बस ये 3 रीज़न है।
एक बार तो उसको एक्विट कर दिया था, फिर कन्विट करके डेथ सेंटेंस दे दिया, और सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो मैटर था उसको विड्रॉ करके हाई कोर्ट ने खुद ट्रायल की और फिर डेथ सेंटेंस दे दिया और एक सर्टिफिकेट मिल गया। इन 3 कंडीशन में आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। प्रोवाइडेड में दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट अपील को एप्लीकेबल सुप्रीम कोर्ट रूल्स और कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लोज दे रखा है, पार्लियामेंट लॉ बनाकर सुप्रीम कोर्ट को और भी क्रिमिनल अपील सुनने की पावर दे सकती है। ठीक है। 134A, आर्टिकल 134A बात करता है सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट की, कि जब हाई कोर्ट जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर, सेंटेंस पास करता है तो जो आर्टिकल 132 क्लोज 1, 133 क्लोज 1, 134 क्लोज 1 में रेफर्ड हैं, तब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट के सवाल को डिटरमाइन करेगा। सर्टिफिकेट जो भी सर्टिफिकेट दे रखा है इसका मतलब उसको करना ही है, डिटरमाइन करना है। तो इसमें 2 क्लोजेस दे रखे, एक में दे रखा मे, मतलब हाई कोर्ट खुद सर्टिफिकेट पर विचार कर सकता है। मे में क्या होता है, हाई कोर्ट खुद सर्टिफिकेट पर विचार कर सकता है। और सेकंड है क्लोज में दे रखा है शेल मतलब उसको करना ही है। अगर एग्रीड पार्टी को हाई कोर्ट के जजमेंट से नुकसान हुआ है, उसकी तरफ से ओरल एप्लीकेशन की जाती है, तो हाई कोर्ट को उस सर्टिफिकेट के क्वेश्चन को डिटरमाइन करना ही होगा। शेल है, मैं तो कर सकता है, लेकिन शेल में उसको करना ही होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 135। आर्टिकल 135 बात करता है जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। जैसे इसमें बात करी है कि फेडरल कोर्ट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करेगा जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना देती। ठीक है। जो कि कब थे, क्या क्या थे, इसकी पावर्स क्या है उन मैटर्स के संबंध में, कि जहाँ पे आर्टिकल 133 नॉट अप्लाइड है, 134 नॉट अप्लाइड है, और जिन मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से ठीक पहले, कमेंसमेंट नहीं हुआ था उससे ठीक पहले फेडरल कोर्ट को एग्जिस्टिंग लॉ के तहत जो पावर मिली हुई थी, जो जुरिस्डिक्शन मिले हुए थे, वो सब अब कौन परफॉर्म करेगा, सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म करेगा। कब तक करेगा, जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती तब तक। ठीक है। तो आज मैंने ये किया और मैंने पूरी बैरक का जो लिखा हुआ था वो पूरा बिल्कुल एकदम शॉर्ट में किया, मतलब इतना शॉर्ट कि शायद वो बहुत रेयरेस्ट केस में कहीं मिलेगा, कोई प्रोवाइड करवाएगा। और इसके साथ ही कोशिश करूँगी कि इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकूँ, पर वो नेक्स्ट टाइम में ही होगा। फर्स्ट टाइम में तो थोड़ा सा लर्न करने के हिसाब से और समझने के हिसाब से इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे हो रहा है, तो लर्न भी साथ के साथ किया जा रहा है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस हो गए जो बार बार पूछे गए हैं वो सारे, और कोई ट्रिक होगी तो ट्रिक भी मैं शेयर कर रही हूँ इसमें। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है वहाँ पे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। मेरा किसी को पढ़ाना कोई मोटिवेशन नहीं है, खुद पढ़ना मोटिवेशन है। सीरीज है लो क्लिक करने का है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ।